अस्सलामुअलैकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। ताहिर मलिक साहब मेरे साथ है एज यूजुअल लाहौर स्टूडियोज़ में। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी। तमाम पाकिस्तान की नज़रें बहुत अरसे से सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही हैं कि क्या फैसला आएगा। पहले भी कहा गया था कि एक मुनासिब फैसला देंगे लेकिन उस मुनासिब फैसले के बाद मुज़ाकरात का राउंड शुरू हो गया। वो मुज़ाकरात अपेरेंटली नाकाम हो चुके हैं और जो हुकूमत को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। उसके बावजूद खैर फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी कि मुस्बत पेशरफ्त हुई है, जो मुस्बत जवाब जमा कराया गया हुकूमत की तरफ से, अब सिर्फ तारीख पर इत्तफाक होना रह गया। बड़ी ज़बरदस्त बात है, तारीख का ही तो मसला आ रहा है यहाँ पे कि एक टाइम पे तमाम इलेक्शंस कैसे होंगे, उस पर आगे क्या मामला बनेगा। एनीवेज हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। अगर फैसले पर अमल ना हुआ, मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो हम अमल दरामद के लिए आइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और आइन का इस्तेमाल करने से क्या उनकी मुराद ये है कि आइन चूंकि टूट गया, कसदन हुकूमत और मुख्तलिफ इदारे इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते आइन के खिलाफ जाके, तो फिर आर्टिकल 6 ही लगता है। क्या इस तरफ इशारा है मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान का? और आगे करेंगे क्या? क्या अब नोटिस जारी होगा या नाअहलियाँ होंगी? इन तमाम मामलात पर और बड़े ज़बरदस्त इसमें से आगे कुछ ऐसे सवाल हैं, पूरी कौम को उनका जवाब है, इन पर बात करेंगे। उसके अलावा आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सेनेट से आज रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर बिल पास करवा लिया गया। इससे पहले ये एक सप्लीमेंट्री एजेंडे में डाला गया था। मैं हर प्रोग्राम में इसके बारे में ज़रूर ये बात करता हूं कि बार बार आप ये देखें, शहबाज शरीफ साहब इसका जिक्र करते हैं। उसका मकसद बड़ा सिंपल सा है कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो इसके जरिए खत्म होना है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल दरामद रोका हुआ है। ओवरऑल जो रूल्स एंड प्रोसीजर बिल में अमेंडमेंट की गई थी, इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। सर, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब कहा करते थे कि हमारे पास कोई अदालती आर्मी नहीं है, इसीलिए ऐसे फैसले देते हैं जो हवा में ना उड़ा दिए जाएं। तो बंदयाल साहब का भी जो इस वक्त आई वुड से कि जिस तरह से ही इज ट्रेडिंग फॉरवर्ड, वो इसी सोच के तहत कर रहे हैं कि ऐसा फैसला वो देना चाहते हैं जो हवा में ना उड़ा दिया जाए, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो जितनी चाहते थे वो उतनी नहीं हुई। इम्प्लीमेंटेशन तो जाहिर है, जब जज फैसला करते हैं कोई तो वो समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये तो कभी सोचा सुना भी नहीं था। अभी ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि हुकूमत कहेगी और वो वजीर आजम भी और आपके जो वज़रा हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, वो यूँ कह रहे होंगे कि जी हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को ही नहीं मानते, फैसले को ही नहीं मानते। अब ये तो कभी मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह, और फिर वो इस तरह आते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर जिस तरह। अब यही नहीं कि वो हाउस के अंदर कहे, हाउस के अंदर चलो एक उसकी तकदीस है, एक उसको इस्तिस्ना है हाउस में जो आपने बात की है, उस दायरे के अंदर तो वो आपको आइन भी एक अंडर आर्टिकल 69 एक तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन आइन ही आर्टिकल 68 में कहता है कि आप कॉन्डक्ट ऑफ जजेस को नहीं डिस्कस करेंगे वहाँ जी, पर आप कर रहे हैं और फिर आप बाहर भी कर रहे हैं। और नून लीग ने तो लगता है कि खुद कुछ जैकेट पहननी है या खुद कुछ ट्रक में जिसमें खुद कुछ सारा बारूद है उसके स्टीयरिंग व्हील पे बैठ गए और बस शायद हम भी उसी ट्रक पे सवार है ये। लेकिन तो सर जो प्रोवर्बियल खुदकुश जैकेट है उसका डेटोनेटर तो चीफ जस्टिस साहब के पास ही है, सो टू स्पीक। अगर वो चाह रहे हैं शहीद होना तो वो उन्होंने ही करना है आइन के मुताबिक फैसला करके। वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं ना यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो दुआ करता हूँ कि वो ना करें, उनको ना करना पड़े। और ये इस वक्त तो ये चाहते हैं जी, इस वक्त तो नून वाले यही चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ भाई वो बड़ा कैलकुलेट करके बात करता है और वो कोई ऐसी टक्कर शिकर लेने वाली बात नहीं करता। वो फौज के साथ उसने ली थी बड़ी इम्तिहान और बड़ी स्टेटमेंट और फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उसके बाद ऐसे पीछे गए, ऐसे पतली गली से उससे पीछे गए भागते भागते और फौजी ट्रक पे चढ़ गए, बैठ गए। तो ये राना सनाउल्लाह
कैलकुलेटेड बात करता है, कैलकुलेटेड। उसका हर लफ्ज जो है जैसा तुला होता है, पर वो भी कोई इंतहा ही कर रहे हैं। तो सर होना क्या है आगे? बड़ा मेरा आपसे सवाल है, हम तो आपसे रहनुमाई लेते हैं सब मामले के ऊपर। आगे इलेक्शंस नहीं हो रहे, पैसे नहीं है, नहीं देने। इलेक्शन कमीशन तो यहां तक कह रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं था, इख्तियारात से तजावुज किया उन्होंने तारीख दे के। तो आगे फिर क्या मामला बनेगा? ये आइन के मुताबिक हम अमल करवाएंगे, चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं, इसकी तशरीह कीजिएगा प्लीज। तारीख सुप्रीम कोर्ट ही देगा और इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो होने हैं। अब डेट एग्जैक्टली आप मुझे कहें 25 जून को होने कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। इलेक्शन होने और सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के ने जो डेट अपॉइंट की हुई उस पे होंगे। अच्छा चोई साहब, चोई साहब ताहिर मलिक बोल रहा हूँ। आपने बड़े एक महीने से कंसिस्टेंट एक खूबसूरत बात की थी कि पाकिस्तान बहुत हो गया नजरिया ज़रूरत, अब आइन चलेगा। तो आइन के मुताबिक तो 90 दिन पहले गुजर गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई को होंगे। अब मेरा कॉमन सेंस से मैं बता रहा हूँ, दुनिया की कोई पावर नहीं है जो 14 मई को पाकिस्तान पंजाब में इलेक्शन करा दे। तो आप समझ रहे हैं कि नजरिया ज़रूरत जीत रहा है? देखिए, ये तो एक बात क्लियर है ना कि आप इस पे तो बहस ही ना करेंगे 14 मई को इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं। मैं कहता रहा हूँ 14 मई को होंगे, 14 मई को होंगे। वो अब 14 मई तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है ना। जो बात एक आपके बस नहीं ना हो कि आप लिस्टें छपवाएं सारी वोटरों की और उसकी इतनी कापियां हों कि हर पोलिंग बूथ पे के को गिन के और 4 टाइम्स ऑफ द पोलिंग बूथ, नॉट पोलिंग स्टेशन, जो पोलिंग बूथ है, फिर वो आपको इतनी हो कि वो कैंडिडेट्स के पास भी हो, पोलिंग एजेंट्स के पास भी हो। ये कागज इतना लगता है इस पे। ये नहीं है, ये आप मान लिया कि बिल्कुल इस पे बहस ही नहीं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो। 14 मई तो आ गई, बिल्कुल 9 दिन बाद, तो अब ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बेंच कहता रहता है कि जी ये हमारा 14 मई वाला फैसला बरकरार है। जी हाँ, 14 मई वाले फैसले को आप ना समझें कि हम इधर उधर। अब उससे मुझे लगता है कि 14 मई को जब नहीं होगा इलेक्शन और नहीं होगा, तो फिर बेंच कहेगी कि अब हमें बताओ किस किस ने इसको अपोज किया है, हमारे इस ऑर्डर को अमल में न लाने देने की किस किस ने किया और कौन रुकावट बना। वो उसमें इंटीरियर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये फोरफ्रंट पे आ जाते हैं। और इन्होंने ऑर्डर किया, इन्होंने फैसला किया कि पार्लियामान के पास लेके जाए। पार्लियामान में ये जानते हैं कि हमारी सारी पार्टी हमारी बैठी हुई है। तो वो सारा एक मैला फीडे बदनीयती पर मबनी कार्रवाई हो जाती है। अच्छा चोई साहब, इसमें एक ये भी सवाल ये है कि 90 दिन में पंजाब में और KPK में इलेक्शन होने चाहिए। केस तो ये है, अब केस यूं बनाया जा रहा है, अदालत में ये डिस्कशन हो रही है कि IMF के पैसे आने हैं कि नहीं आने, बजट होना है कि नहीं बजट आना। तो ये एक दिन कहाँ से आ गया? मतलब इशू तो था कि पंजाब में इलेक्शन कब होंगे, KPK में कब इलेक्शन होंगे, अब इशू बन गया एक दिन इलेक्शन होंगे। थोड़ा सा इस पे ज़रा रहनुमाई कीजिए। एक दिन तो बन गया है, इसलिए उसपे पंजाब और KPK के इलेक्शंस को अगर आप सिर्फ इस वजह से नहीं कराते कि वो पैसे नहीं है, गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए या सिक्योरिटी नहीं है, अगर ये बात तो यही हुई है ना कि हमें पैसे नहीं दे रहे, तो ये फैसला, ये सिर्फ फैसला नहीं होगा कि पार्लियामान ने क्या किया। पार्लियामान ने जो किया सो किया। पार्लियामान की अक्सरियत को आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप कमांड कर रहे हैं। ये तो एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी ये इन्होंने सिचुएशन क्रिएट की है ना खुद अपनी बैड फेस पे कि जी अब इलेक्शन हो ही नहीं सकते। इसके ये इनका पर्पस क्या है देखना। तो अब ये तो हो गया, अब इसका पर्पस, उनका क्या मकसद है? उनका मकसद उनको लगता है, और उन्होंने इमरान खान को इतना उससे खाइफ हो गया, इतना बढ़ा दिया उसका कद कि वो और मतलब है कि लोगों में उसकी साथ सिंपैथी पैदा हो रही है। और बुनियादी तौर पे इसी वजह से वो कहते हैं इलेक्शन करा लो, आप कहते हो नहीं कराने।
अब और नून वाले तो बिलखसूस इसमें जैसे मैंने कहा कि वो तो इसको गाइड कर रहे हैं, सारे को लीड कर रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। और मामला क्या है कि ये इलेक्शन ना हो। सर ये तो है खत्म हो। चौर साहब, एक छोटा सा आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनका इस मामले में मकसद क्या होगा, लेकिन तासुर तो ये भी पैदा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सब मामले को मजीद उलझा दिया है। 4 दिन रहते थे लाहौर हाई कोर्ट की इंप्लीमेंटेशन में, उससे पहले सो मोटो लिया गया, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आज कह रहे थे कि हम तो 4-3 को मानते हैं। ये सारे मामला सिर्फ कॉम्प्लेक्स करने के, कॉम्प्लिकेट करने के मैटर को कुछ निकला नहीं है इस सब मामले के अंदर से। थोड़ा सा मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त, हम हाइंडसाइट में जाके थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि अगर सबर कर लेती कि चले ये हाई कोर्ट का देख लेते हैं क्या मामला बनता है, तो सूरत तो यहीं तक आनी थी। लेकिन बहुत सारे किरदार कम अज कम सामने आ जाते कौम के, पता चल जाता कि यार ये इलेक्शन मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। नहीं, वो बादली नगर में तो आप कुछ भी कह सकते हैं। और मैंने तो उस वक्त ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को ये सारे सियासतदानों को बुलाने का तो कोई मकसद ही नहीं है। उनके बुकरा जो आ रहे हैं, पेश हो रहा है, जो पार्टी फ्रीक है वो जवाबदेह है, वो जवाब भी देगा, वो सवाल भी करेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि आप सबको बुला के और कोई पंचायती फैसला करें। ऐसा होता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट भी बहुत से केसेस में पार्टी को, सियासी क्वेश्चन को भी ले आते हैं इन दी कोर्ट और उसको, और अगर इस पे कोई डेट बनवा लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती। अब अगर नहीं मानेगी एक फ्रीक डेट, और सुप्रीम कोर्ट डेट जो देगी उस पर इलेक्शन हो। अच्छा चोई साहब, बज़ाहिर तौहीन अदालत हो चुकी है, 14 को इलेक्शन नहीं होते, तो इसकी सज़ा किसको बनती है? वज़ीर आज़म को बनती है, कैबिनेट को बनती है जिसने कहा जी पार्लियामान पैसे दे, या पार्लियामान पे केस होगा कि जनाब आपने पैसे नहीं दिए? तो इसमें मुल्ज़म कौन है, मुजरम कौन है? नहीं, मुल्ज़म तो वैसे इल्ज़ाम सब पे ही धरा जा सकता है। पूरी पार्लियामेंट, काबीना तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, तो पार्लियामेंट के बाहर है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो उनको कोई इतना मतलब है मुश्किल पड़ने की बात नहीं है, उनका डिफेंस भी है। लेकिन जो ऑथर्स ऑफ दिस सारा प्लान है वो तो इंटीरियर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सही, अच्छा चले, आप कहते तो तीनों पे तौहीन अदालत लगती है, आप समझते हैं? मैं देखो ना, जो जिसका मोटिव है सर, अब वो काबीना को कहे और सारे चल पड़े, वो तो हमारे यहाँ काबीना करती है, भेड़ों की तरफ से चल पड़ती है। और लेकिन जिन्होंने ये तसलसल से और फोकस करके ये इशू और ये तसादुम, अदालत के साथ डायरेक्ट तसादुम लेना, वो ये सोच, अगर कोई सोच रहा है कि उमर अताब बंदयाल के रिटायरमेंट के बाद कोई सुख की हवा आनी है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो इस सोच को छोड़ दें। अच्छा सॉरी चोई साहब, आपने 3 नाम लिए, आपने एक नाम हमारे इज्जत माफ स्पीकर कौमी असम्बली का नहीं लिया। उन्होंने कहा अगर वजीर आज़म गया तो पार्लियामान से भी बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन आएगा। व्हाट पार्लियामान कैन डू? पार्लियामान, ये देखें, मैटर तो स्विंग होना उसकी तरफ जिसकी तरफ ये हमारे अकबर बैठे हैं। अकबर के बुजुर्गों के कबीले ने जाना है। सही है, वो आप समझ गए होंगे। जी जी बिल्कुल समझ गए सर। लेकिन सर ये भी तो है ना सर जी, आपने इसमें ऐड कर दीजिएगा, वो ये भी है कि चीफ जस्टिस साहब टीवी भी देख रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से मैंने देखा टीवी पे जो है ना वो अच्छी मामला चल रहे थे, वो टीवी पे ये भी देखते होंगे कि मुख्तदर हल्के ये कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, और अलल ऐलान तमाम मतलब एंकर, हम लोग भी ये बात करते हैं, हमें भी ये बताया जाता है, सियासतदान भी ये कहते हैं कि इलेक्शन तो नहीं होना, जो मर्जी कर लो। और कौन कह रहा है, किसकी शय पे कह रहा है, सबको पता है, चीफ जस्टिस साहब को भी पता है। हाँ वो पता है, बट ये मैं बता दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी ना 14 तारीख को कोई, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल हो कि वो और वो करे सब कुछ, और उन्होंने कहा कि सबको बुला लूंगा, तब अब करूंगा,
अगर ये इस पे कोई इनकार करता है, फाइनेंस वाले भी बुला के आके यहाँ खड़े करो और सबको लाओ इधर। पता नहीं चौधरी साहब वो कदों होना है, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं, अल्लाह की कसम नजर नहीं आ रहा है ऐसा होता हुआ। लेकिन इलेक्शन कमीशन में इतना तप्पड़ आ गया है, वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करके सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज किया है। आपने कभी देखा है अपनी अदालती प्रैक्टिस के दौरान ऐसा कुछ होता हुआ? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इदारा सुप्रीम कोर्ट कहते भाईजान आप इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं और वहीं पर जाकर दरखास्त जमा करा रहा हूं? नहीं, ये तो देखिए, देखने का तजर्बा नहीं हुआ। 50 साल से ज्यादा वकालत करते हुए गुजर गए, पर ये तो सुना भी नहीं। इस तरह हुआ था एक डिस्प्यूट हाउस ऑफ कॉमन्स और कोर्ट्स में। वो उसको कहते हैं शेरिफ ऑफ मिडिलसेक्स केस। शेरिफ ऑफ मिडिलसेक्स ने कोई कुछ गिरफ्तार कर लिए थे। वो पब्लिकेशन का मतलब था एंकर्ड पब्लिकेशन से, तो उसमें डिस्प्यूट चलती रही थी कि अदालत तो बढ़ता रहे के पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट और अदालत ने दोनों ने आखिर गुरेज किया और पार्लियामेंट कहती थी कि हम सुप्रीम है क्योंकि हम कानून बनाने वाले हैं। जजेस कहते थे आप जो कानून बना लो उसमें उसकी क्या मानी क्या है वो तो हम बताएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा चौधरी साहब, यही बहस अब पाकिस्तान में भी हो रही है, जो पार्लियामान अपनी सुपरमेसी की लड़ाई लड़ रही है। आप देख रहे हैं कि इस फैसले से पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ सकते हैं? कोई इस तरह की भी चीज़ आपने 50 साल में देखी है कि ये भी एक नई फिल्म आ रही है? नहीं, ये तो लगता है कि ऐसे आ रहा है, हो रहा है, इम्कान इसका नई फिल्में आ रही है सर। और इसमें मैं तो कहता हूँ कि उमर अता बंदयाल को इसमें कोई आप नहीं करना चाहिए। ये इन्होंने खुद कुछ जैकेट पहन के और ये तो चाहते हैं कि हमारा जाके लगे बम्बार और हम हमारे बयानिए में आए कि जी हम मजलूम हम भी क्या झंडे लेके निकले। ये नून वालों को तो कुछ एहसास होता है शायद कि पंजाब में कुछ राय नहीं, तो इसलिए अब कोई इस किस्म का काम हो जाए तो फिर हम बचते हैं। तो वो तो चाहिए रहे। बंदयाल साहब बहुत खिदमत करेंगे इस कौम की कि इसको धीमे धीमे चलने दें और ले जाए उस दौर में जो कि काजी फैज ईसा का दौर होगा। और बाकी जो इलेक्शन डिस्प्यूट है, इलेक्शन में जो डेट फिक्स करनी है और उसको उस मामले पे सिर्फ फोकस करें। इसका बारे में कह दिया करें जी हम ये चूंकि पार्लियामान भी बीच में आ गया है, हमारा को एग्जिस्टेंशियल इदारा है, तो हम इस वक्त उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते और जरा हम नरमी से ले रहे हैं। ये जो साहब जिस नरमी की आप बात कर रहे हैं, चलें ये बड़ा अच्छा एक यूफेमिज्म है, उसके लिए हम नरमी कहते हैं इसको। ये जो नरमी है ये ब्रदर जजेस की वजह से भी तो है ना सर। मुझे पता नहीं क्यों मेरा घूम घूम के दिमाग जो है ना वो सजाद अली शाह साहब वाले मामले पर चला जाता है। उनके साथ ब्रदर जजेस का क्या मामला रहा था और नवाज शरीफ साहब ने किस तरह बेंच डिवाइड करवाया था, और अभी भी वही तकरीबन सूरत नजर आ रही है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्या आपको मुमासलत नजर आती है इस वक्त के मामलात में और उस वक्त के मामलात में? हाँ, वो मुमासलत तो एक बहुत बड़ी, एक ही काफी। कोई के उस वक्त वजीर आजम कौन था, अब वजीर आजम कौन है? सही, शरीफ खानदान। जी हाँ। इसमें तो मतलब है कोई ये रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। तो सर उस वक्त सजाद अली शाह साहब ने केव इन कर दिया था, मतलब वो थोड़ा सा वही जो मैं आपको बात कर रहा था कि ऐसे फैसले नहीं देंगे जो हवा में उड़ा दीजिए। उनका फिर अंजाम क्या हुआ था वो सबको पता है। बंदयाल साहब को उससे सबक नहीं सीखना चाहिए कि ये इतना उनके साथ तहम्मुल के साथ चल के आगे प्लान्स तो उनके बिल्कुल कोई अच्छे नहीं हैं। वो तो आपको कह रहे हैं कि जनाब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल हुए थे, हम अगर वही ले लें वापस ले लें, किसी तरह से बंदयाल साहब को हटाना चाह रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल हटाना चाह रहे हैं और नजरिया जरूरत क्या, ये उनकी जरूरत है, ये हटा नहीं सकते। वो मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन की जो आर्गुमेंट करते हैं, तो मेरा किया हुआ केस है ना, ये उस केस में जब 3 नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगा दी और सब जजों को गिरफ्तार कर दिया था। और उनमें से चंद को जो हलफ लेता जाता था वो परवेज मुशर्रफ के पीसीओ के तहत उसको वो रिलीज करते जाते थे और वो जज बनाया जाता।
और बाकी सब कैद और गिरफ्तार, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी, हम वकुला में से भी बहुत सारे गिरफ्तार, मैं भी गिरफ्तार था। अब उस में वो जो उन्होंने जजेस बनाए जो कि बिल्कुल इलीगल थे इस दौरान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उन जजेस की और बाकी जजेस की लीगैलिटी ऑफ बीइंग जजेस, वो एक फैसला कहलाता है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस दी फेडरेशन, और वो सन 2009 में 31 जुलाई 2009 का वो फैसला है, और सन 2009 के सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में वो रिपोर्टेड है। उसमें ये इन्होंने कहा, वो लंबा फैसला 13, मतलब वो अगर हटाएंगे तो फिर वो बाकी तमाम जो कलदम किए थे कोर्ट ने वो मामला भी फिर दोबारा से वो इन्वोक हो जाएंगे। तो साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ पे गिनती का भी इशू आ गया है। हमने तो स्कूल में 1, 2, 3 पढ़ी थी, मुझे 40-50 साल हो गए हैं, मगर यहाँ पे हुकूमत गिनती है 4-3 के फैसला, सुप्रीम कोर्ट कहती है 3-2। ये गिनती का क्या मसला है? 4-3 का फैसला है कि ये 3-2 का फैसला है? ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको सिंपली देख, 3-2 में भी तो 2 जजेस है ना जी जी, वो उनको गिने हैं 4 के अंदर, वो 2 मिलाए और 2 पहले जो जिन्होंने माजरत कर ली केस में बैठने की, तो फिर 4 बनते हैं एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ और 3 रह जाते हैं। लेकिन अगर उन 2 को ना मिलाए जो बेंच में बैठे हुए थे, तो फिर ये 3-2 का फैसला है। हुआ ये कि जब पहले 9 मेंबर का बेंच था, 9 मेंबर में से 2 पे बड़ा प्रेशर पड़ा है, एजाजुल हसन और नकवी साहब पे, मज़ाहिर नकवी, कि ये इन्होंने चूंकि रेफरेंस किया है चीफ जस्टिस को कि आप ये आगे सुओ मोटो लें, तो इनको तो पहले अपनी ओपिनियन दे दिया, इनको ये नहीं बैठा थे, वो नहीं बैठे। फिर 2 अतर मिल्ला और याया अफरीदी ये उठ गए, इन्होंने कहा हम नहीं बैठे। याया अफरीदी ने कहा अगर चीफ जस्टिस चाहे तो मुझे बुला ले, पर मैं नहीं बैठ। चीफ जस्टिस ने नहीं चाहा, उसने खुद ही कह दिया कि भाई अगर चाहे तो बुला ले, वो भी बाहर हो गए। अब 5 जजेस ने बहस सुनी है, 3 दिन बहस हुई, वो बहस सुनी इन 5 जजेस, कोई साथ नहीं थे, कहीं साथ नहीं आए। जो ऑर्डर अनाउंस किया वो 5 जजेस ने किया, और उसमें चीफ जस्टिस ने ऑर्डर अनाउंस किया। वो ऑर्डर क्या था? कोर्ट रूम में ऑर्डर 5 जजेस का अनाउंस हुआ, और उन्हीं वही ऑर्डर 3-2 का है। उन्होंने कहा, पहला जुमला है, बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3 against 2 वी आर गिविंग दिस ऑर्डर। अब बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3 against 2, वो 3 against 2 5 हुए, 7 जज उन्होंने तो कभी बैठ के बहस सुनी ही नहीं। वो बात आपकी दुरुस्त है जौहर साहब, लेकिन वो जो डिसेंट नोट था ना, वो बाकी जजेस ने लिख के उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये 4-3 का मानते हैं हम इस सब मामले को, उसी की वजह से उसका सहारा लेती है हुकूमत वक्त इस सब मामले का। एक लास्ट चीज मैंने आपसे पूछनी है, सेनेट से आज रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर बिल पास करवा लिया, पहले नेशनल असेंबली से भी हो गया, ये सप्लीमेंट्री एजेंडे के अंदर एन मौके के ऊपर बड़े जनाब तरीके के साथ मोहसिन डावर साहब ने डलवाया था। इसके थ्रू आपको नजर आ रहा है आगे नवाज शरीफ साहब अपने खिलाफ फैसले पर अपील करेंगे और कोई रिलीफ उनको सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा अगर इस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, और फिर उनकी नाहली ताहयात नाहली जो है वो खत्म हो जाएगी? हाउ डू यू सी इट? नहीं, यकीनन वो रिव्यू इसके अंदर फाइल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? और उसमें उनको कोई रिलीफ मिल सकता है? सर रिलीफ भी मिल सकता है उनको। पहले रिलीफ 2 दफा, एक दफा तसद्दुक जिलानी के बेंच ने उनको यही रिलीफ दी थी कि 10 साल से जायदुल मियाद हुआ हुआ उनका केस, जब वो परवेज मुशर्रफ से की जेल से निकल के और सीधा सरूर पैलेस पहुंच गए थे, सऊदियों के मेहमान बन गए, तो केस उनके रुक गए थे, वो सजा हुई थी उनको, इन्होंने उसकी अपील ही नहीं की। वो अपील का उनको 10 साल जायदुल मियाद का तसद्दुक जिलानी साहब ने उनको रिलीफ, यानी कि नवाज शरीफ साहब को यहाँ से मिल सकता है। अच्छा, लास्ट सर सिर्फ और दूसरा ये केस जो हुदैबिया केस था, हुदैबिया केस में कोर्ट ने कहा कि जो क्रिमिनल केस है उसी को मियाद ही नहीं, उसकी मतलब मियाद ही नहीं होती कि वो उसमें मियाद होती है और वो टाइम बार हो चुका।
क्रिमिनल केस तो टाइम बार होता ही नहीं। जी हाँ, क्रिमिनल फौजदारी मुकदमा तो अगर आप किसी के साथ ज्यादती करें, खातून के साथ फॉर इंस्टेंस, और आप पकड़े भागे रहे 15 साल। सर उसमें भी अपील में नहीं थे ना कहीं ना, मसला ये भी हो गया था ना वहाँ पे। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज आपसे एक टेक्निकल ये पूछना चाह रहा हूँ। मरियम बीबी कहती हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, ये उनकी स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड। जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच में थे जिसने नवाज शरीफ साहब को नाअहली की सजा सुनाई। अगर वो फैसला रिवर्स होता है तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पे इसका कोई इंपैक्ट आ सकता है? मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट को इसके साथ जोड़ के अगर हम देखें तो नहीं, वो फैसले तो रिवर्स होते रहते हैं लोगों के, और वो जजेस इस्तीफा देके तो नहीं चले जाते, जिसके रिव्यू या अपील जिसके कोई रेफरेंस आ जाए सर, कोई रेफरेंस आ जाए। नहीं, वो रेफरेंस आ जाए तो रेफरेंस नहीं, इनकी कोई कि कहेंगे ये देखें यहाँ पे ये रिवर्स हो गया था, ये बदनीयती थी, आप रेफरेंस भेज दें, उसके बाद आगे जजेस ही हैं ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सारे जजेस जुडिशरी इसकी आदत डाल रहे, इससे समझौता कर रहे कि जब मियां साहब ने कहना है जिस चीफ जस्टिस को उसने उठा देना है और कुर्सी से उठा के, और जज को भी उठा के, एजाजुल एहसन तो जज है, और उनको कहना है जी आप हमें पसंद नहीं है, आप जाए। अच्छा चौधरी साहब अपना साबिक हमारे जो चीफ हैं साकिब निसार साहब का इम्कान है उसको पार्लियामेंट बुलाए, तो इस तरह की कोई रवायत है कि आप साबिक चीफ को पार्लियामेंट में बुलाया जाए? और ये आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने आने का एक और रास्ता निकाला जा रहा है। ये इन्होंने तो पहले ही, मैं कह रहा हूँ, खुदकुश जैकेट हैं ख्वाजा आसिफ ने और इन सब ने, और अब इसमें मैं और क्या कह सकता हूँ। ये तो जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो जज तो क्या आम आदमी को भी उनसे जरा उस जबान से इख्तिलाफ बनता है। बिल्कुल बुनियादी तौर पे सर, मैं अगर उसको मैं अपने अल्फाज में बयान करूं तो ये जो पागलपन है, ये जो मैडनेस है, देयर इज अ मेथड टू इट, जो आप ये कहना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल मेथड, उन्होंने फैसला किया है कि हमने वही से शहादत, थोड़ा सा खून लगवाना है अपने बाथों पे और अपनी कलाइयों पे और ये अपने जिस्म पे, ये फिर हम जाके खून लगा के और हम कोई इलेक्शन में फेस कर सकते हैं कोई कि हमारे साथ हम मजलूम है, काला झंडा उठा। बिल्कुल ठीक। और कोई नहीं, वोटर मेरा ख्याल है इनको अब इतना तैयार नहीं है। पंजाब में नून का वो जादू नहीं रहा, और इनके देख रहे मरियम के अब जब से होते हैं वो डेड फिश क्राउड कहते हैं उसे अंग्रेजी में, डेड फिश क्राउड, वो इस किस्म के होते हैं, कोई जज्बा ही नहीं है उनके बंदों में। वो खैर दैट रिमेन्स टू बी सीन, उसका होगा। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने काफ़ी वक्त में खंदा पेशानी से सारे सवालात के जवाब दिए। एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे, हमने ब्रेक से वापस आएंगे तो यही जो तमाम मामला चल रहा है इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या उम्मीद है उनकी पार्टी को आगे मुज़ाकरात से, और अगर नाकाम हो गए मुज़ाकरात, आगे इलेक्शंस तो नहीं हो रहे, जो अभी एतजाज साहब कह रहे थे, सबको नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट आईनी तरीका इख्तियार करती है, वो क्या तरीका इख्तियार करने चाह रहे हैं, इमरान खान साहब की आगे क्या पॉलिसी। इस ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक जी। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं, और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब होंगे। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब, आपने वक्त दिया अपना। आज सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में अपने फैसले को अमल दरामद करने के लिए हम आइन का इस्तेमाल करेंगे। आपको कितनी उम्मीद है मुज़ाकरात से, उन मुज़ाकरात से जिनमें वो सागदार साहब बैठे हैं जो कहते हैं व्हाट इलेक्शंस, नहीं होंगे इलेक्शन 3-4 महीने तो क्या हो गया? देखें, मुज़ाकरात से तो सच्ची बात है, हुज्जत वाली बात ही है, या आप कह लें कि कोई ये ना समझे कि अपना पीटी हार्ड लाइनर है या मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, क्योंकि नून लीग की जो गवर्नेंस है या हिस्ट्री है वो मीडिया के थ्रू हुकूमत करते हैं, तो अपना नैरेटिव जो है मीडिया को बायन करके लेके जाते हैं आगे। तो मीडिया में चूँकि आप कह लें काफ़ी हद तक वन साइडेड है, तो वो ये लेके चलते हैं कि पीटीआई शायद हार्ड लाइनर है और मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, और ये आप कह लें कि इस मुल्क में जो यू कैन से कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो शायद हमारी वजह से है। सो हम ये जो पॉलिटिकल, और दूसरा ये कि थोड़ी भी अगर होप हो तो आपको जो पॉलिटिकल ऑप्शन है
या जो पुरअमन ऑप्शन है उसे ज़रूर एग्जॉस्ट करना चाहिए। सो वी आर डूइंग दैट। अदरवाइज़ हमें बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा है कि मुस्लिम लीग नून की बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें, स्पेशली मुस्लिम लीग नून ये समझते हैं, फजलुर रहमान साहब ये समझते हैं कि हम शायद लास्ट टाइम है, आखिरी बारी है हमारी जो एक मैंडेट लेके आए हैं। मैंडेट शायद दोबारा हमें लोग ना दें क्योंकि पार्टी इतनी कमज़ोर होगी और पार्टी के जो जमहूरी क्रेडेंशियल थे वो ख़त्म हो गए। सो जितनी उसकी बुरी परफॉर्मेंस है, जितनी बुरी गवर्नेंस है और जिस तरह वो इलेक्शन को अवॉइड किया उन्होंने, तो पार्टी का जो पॉलिटिकल चेहरा था या जमहूरी चेहरा था वो दागदार हो गया है। लिहाजा वो समझते हैं कि हम दोबारा शायद इलेक्ट ना हो सकें। और फिर ये कि एक शहबाज शरीफ को समझते हैं कि उस तरह का फेस नहीं है। मरियम एक ऐसा फायर था जो बिल्कुल ही फेल हो गया। हमजा शहबाज बड़ी बुरी तरह फेल हुआ। सो डायनेस्टी से, अपनी फैमिली डायनेस्टी से बाहर ही निकलते हैं और फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है सर जी जिसमें फवाद चौधरी साहब हो या आपके लिए विजडम हो। आपके पॉइंट में समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि एक हुज्जत थी वो हमने तमाम कर दी है। फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि सिर्फ तारीख पे मामला फंसा हुआ है, मतलब उस पर कुछ आ जाए, तो ये खबरें दुरुस्त हैं कि आप चाह रहे हैं कि 15 जुलाई तक हो जाए, वो 15 सितंबर तक लेना चाह रहे हैं, या आपकी पार्टी क्या तारीख चाह रही है? इमरान खान साहब तो बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि अगर इन्होंने 14 मई से पहले असेंबलीज ना डिसॉल्व की तो कोई मुज़ाकरात नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब किस मैंडेट के साथ ही बात कर रहे हैं? देखें, हम 14 मई वाली बात ही कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जो भी तारीख तय करेंगे, अगर इलेक्शन कमीशन को क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट में कोई कंसेंसस से तारीख तय नहीं होती तो फिर उस तारीख का मीनिंगलेस है, वो कोई मतलब नहीं है उसका। ये अगर एक बंदा आइन को, एक पार्टी आइन को नहीं मानती या हुकूमत आइन को नहीं मानती, पूरी असम्बली खड़े होकर स्पीकर समेत और वज़ीर आज़म समेत, वज़ीर ख़ारजा समेत बैठ के बात करते हैं कि हम आइन को नहीं मानते। वज़ीर ख़जाना कहता है व्हाट इलेक्शन, 4 महीने लेट हो जाएंगे, 6 महीने लेट हो जाएंगे तो क्या होगा। सो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा, पैसे लूट लिए तो क्या होगा। ये जो कुछ भी आप कह लें, इनके बड़ी स्ट्रेंज किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स देने वाले लोगों से हम नहीं तवक्को करते कि कोई बाहमी मुशावरत से कोई डेट तय हो जाए तो उस पर अमल दरामद होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कोई तय चीज़ हो जाए तो वो उस पर अमल दरामद होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। ये सिचुएशन है। बट हमें इससे कोई ज़्यादा सच्ची बात है होप नहीं है ये। और जो होप है वो ये है कि जिस बात का इनको नहीं पता, जिस बात का इनको आज तक नहीं पता, वो ये है कि इलेक्शन जो है ये इमरान खान और शहबाज शरीफ का मसला नहीं है। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके लिए चीफ जस्टिस का भी मामला नहीं है। ये मामला 23 करोड़ लोगों का है। ये डायरेक्ट है 23 करोड़ लोगों का। जो भी इलेक्शन को डिनाई करेगा, वोट के हक को डिनाई करेगा, वो अवाम के सामने होगा। और अवाम समझ रहे हैं कि हमारा मामला तय हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में और पॉलिटिकल पार्टीज के मुज़ाकरात में। जब वो समझेंगे कि मुज़ाकरात फेल हो गए और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं माना जा रहा, तो फिर जो अवामी गुस्सा है, जो उनको महंगाई का है, बैड गवर्नेंस का है, बड़ी अच्छी बात है। यही पॉइंट मैं जरा ताहिर मलिक साहब की तरफ लेके वो सारे का सारे निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक। ताहिर मलिक साहब, अवाम को सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद थी आपको तो नहीं थी वैसे? मुझे नहीं थी। चले वो नहीं हुआ। एतजाज साहब ने तो अब कह दिया कि ये तो बात करना ही फजूल है, अब 14 मई तो वो पॉसिबल ही ना ह्यूमनली। उससे आगे का भी कुछ पता नहीं है कि कौन सी तारीख, कितने महीने बाद, या पता नहीं है भी कि नहीं। वो जो भी मामला है, एक ऑप्शन जिसकी तरफ चीमा साहब इशारा कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं सड़कों पर निकालने वाला, यहाँ से कुछ काम बना पाएंगे आपके ख्याल में? वो ऑप्शन कितनी कारआमद, कितनी कारगर हो सकती है? मेरा ख्याल है चीमा साहब जो बातें कर रहे हैं वो तो मुझे लगा कि हम स्टॉकहोम में या स्वीडन में ये शो कर रहे हैं। इनको शायद पता नहीं इस मुल्क में 1970 में इलेक्शन हुए थे, 52% बंगालियों ने वोट डाला था। हमने मुल्क तोड़वा दिया था, हमने आइन को नहीं माना था, हमने इलेक्शन नहीं कराए थे। इनसे सवाल कर दें कि मुझे एक इलेक्शन पाकिस्तान की पूरी तारीख में बता दें जिसको ये 23 करोड़ का शो डाल रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को 47 से आज तक एक भी मौका अगर मिला हो कि वो उन्होंने वोट से कोई वज़ीर आज़म बनाया, वो वोट से तोड़ा हो, इंक्लूडिंग इमरान खान। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 2018 में इनको पता है इमरान खान भी किस तरह है। अब मैं आता हूँ इनकी गलती क्या, उसका रिप्लाई करेंगे, बात कहीं और वो तो चलिए। मैं जो समझता हूँ, मैं समझता हूँ इमरान खान के साथ पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, इमरान को कोई इलेक्शन नहीं हरा सकता। मगर खान साहब गलती क्या कर रहे हैं? खान साहब लोगों की एनर्जी को इतना ड्रेन कर रहे हैं, इतनी ब्रेकें 80 जलसे 2 लॉन्ग मार्च हुई तो नहीं अभी तक। साल हो गया, आप भी 6 महीने से बात कर रहे हैं। लेकिन 1 जुलाई मई को भी आपने जुलूस निकाल दी, अब कल आपने 1 घंटे का टाइम दिया। मेरी गुजारिश पहले सुन लें, ये कौम पहले ही इन्हें भंग पीती है, कुरन तैयार कुछ नहीं। आप इनको वार्म अप करके इनसे एक्शन ले लें। आप सड़कों पे, मेरा ख्याल है, मुझे डर है, मेरा काम नहीं है ये कहना, मुझे लगता है कि खान ने खुद भी अपने आप को भी थका लिया है।
122 मुकदमे, रोज़ एक मुकदमे पे जाए 6 महीने तो वहाँ पे लगते हैं, लोगों को भी थका दिया। अगर इन्होंने कुछ करना है तो फिर करें, एक्शन लें। लोग लेकिन हर दफा क्यों डिले कर निकले होते हैं ना साथ। मुझे इसका जवाब दें, मुझे आप चीमा साहब से एक सवाल का जवाब दे दें। जब खान की अपनी हुकूमत थी पंजाब में, जब उस पर FIR नहीं हो रही थी, वो क्यों नहीं स्ट्रीट पे गया, क्यों नहीं लोगों के पास गया? अब आप बात। फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। आपकी वो पार्टी है, ये आप PDM का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमत का हिस्सा है। आपकी पार्टी के चेयरमैन ये कह चुके हैं कि अगर इलेक्शंस अपनी डेट से पीछे गए, इलेक्शंस ना होने की तरफ मामला गया तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन उसके बावजूद ये कोर्ट के अंदर कहा गया कि बिलावल भुट्टो साहब इस मामले कुछ जो है ना वो कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बिलावल भुट्टो साहब ने भी पार्लियामेंट में जो स्पीच की उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही तनकीद की। तो अब यूं लग रहा है कि आपकी पार्टी भी इलेक्शंस नहीं चाह रही सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन ना हो। हमने हमेशा इलेक्शन लड़े हैं, हम इलेक्शन जीते भी हैं, हम इलेक्शन हारे भी हैं, हम इलेक्शन हरवाए भी। ये एक प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, और हम उसमें बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान की अवाम जिसको भी मैंडेट दे, जिस सियासी जमात को भी मैंडेट दे, उनको हक है कि वो पाकिस्तान पर हुक्मरानी करें, लेकिन मैंडेट जेन्युइन हो, जिस पे हुक्मरान जो अवाम जिसको वोट करे। दूसरी बात है, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के मुतालिक आप जो कह रहे हैं, जो कि पार्लियामेंट में उन्होंने खिताब किया है, उसमें सिर्फ ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी, और आपने देखा कि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, डेडलॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक मैच्योर सियासी जमात है और हमने माजी में चीज़ें देखी हैं, और इस सब चीज़ का नुकसान जो है आखिर में जो पॉलिटिकल पार्टीज होगा। लिहाजा हम चाहते हैं कि इस मुल्क में एक दिन इलेक्शन हो। एक दिन इलेक्शन के लिए हमने इसलिए बात की क्योंकि जब पंजाब में और खैबर में इलेक्शन होंगे और जब चीफ मिनिस्टर आएंगे, जिस जमात के भी चीफ मिनिस्टर आता है, वो अगले जो है वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में बिल्कुल डेफिनेटली जो है असरअंदाज होगा। क्यों होगा कि माजी में आपने कश्मीर और GB का इलेक्शन देखा, इलेक्शन कमीशन ने कितने नोटिस दिए उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, उनके वज़रा को कि तरक्याती काम न करें, विजिट न करें, उन्होंने टस से मस नहीं हुए। क्या उस वक्त की अदालतें खड़ी हुई? क्या हमेशा होता रहा जिसकी वफाक में हुकूमत रही है वो आजाद कश्मीर और हम ये तो मैंने मिसाल दी है ना। अब आप मुझे बताएं कि पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर होगा या KP का चीफ मिनिस्टर होगा, वो अपने हल्कों में दखलंदाजी नहीं करेगा, 100% करेगा। अपने DC लगाएगा, अपने SP लगाएगा, अपने तरक्याती फंड और अपने लोगों को मैनेज बनाएंगे। अब ये है कि अगर इत्तेहादी जमातें इलेक्शन जीत जाती हैं पंजाब और खैबर होगा, क्या इमरान खान तो बैठा है कि जी अगर मुझे सिंपल मेजॉरिटी मिली तो मैं इलेक्शन नहीं मानूंगा, मुझे 2 दे एक्सरियत दें। भाई ये तो अवाम ने देनी है ना। अब वो इलेक्शन करवाने का क्या है। मैं एक छोटा सा सवाल अगर आपके सामने रख सकूं, इसी से आप जो आप बात कर रहे हैं एक दिन इलेक्शन करवाने वाली, आइन के मुताबिक ये इख्तियार है आर्टिकल 209 के तहत वज़ीर आला से KP के हो या पंजाब के वो समरी भेजेगा और असम्बली 48 घंटे में डिसॉल्व हो जाएगी। अब आपके पास ये इख्तियार है कि आप अपनी असम्बली तहलील कर दें, मुबादा ये कि आइन तहलील करने की तरफ मामला पहुंच जाए। देखें, हम तो एक मैच्योर सियासी जमात है और हम मशावरत के साथ पार्टी के लीडरशिप बैठ कर इस वक्त करते हैं। हमें कोई आके साबिक जनरल नहीं बताता कि हमें असम्बली तोड़नी चाहिए और फिर इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब ने तो अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं की ना, या अपनी सियासी सोच इस्तेमाल नहीं की, या अपने साथियों की सियासी सोच इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे तो बाजवा साहब ने कहा कि असम्बली तोड़ दो। कुंडी साहब आपने मेच्योरिटी की बात की है। हम जर्नलिस्ट है, हमारी थोड़ी सी याददाश्त ज़्यादा होती है। मुझे चेयरमैन बिलावल की कोई 10 स्टेटमेंट याद है कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये असेंबली सिलेक्टेड है, हम चाह रहे हैं ये टूटे और हम नए इलेक्शन करा के फिर इलेक्शन कराएं। तो आपकी तो पार्टी कहाँ गई, आपकी मेच्योरिटी कहाँ, आपका गया इखलाक, कहाँ आपकी गई आपकी सियासत? आप तो नजरिया ज़रूरत के साथ चल रहे हैं, पावर मिली आपके, सब असूल ख़त्म कर दिया आपने। नहीं, हम कभी ऐसे नहीं कि हमारी मेच्योरिटी बिल्कुल है, हमारी अखलाकियात बिल्कुल हैं। तो आप तो सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहते थे, इसको तो मानते नहीं थे आप। जाली असेंबली अब उसी से आप कह रहे हैं इलेक्शन नहीं करा सकते। अगर आपका सवाल खत्म है तो मैं कुछ आप खत्म हो गए, अगर मुझे अर्ज करने की इजाजत हो, अगर अर्ज करने की इजाजत हो तो सर हुक्म करें आप। देखें, बिल्कुल हम नहीं हम हुक्म नहीं करते, हम बिल्कुल मैच्योर हैं, हम बिल्कुल हमारे अखलाकियात हैं। आपने हमारे कभी भी किसी लीडर को ये नहीं देखा होगा कि हम किसी को गालियां बकें। हमें बड़े छोटे के एहतराम है। जब से PTI की हमारी सियासी जमात आई, हमारी बिरादरी की, अब हम अच्छे हैं बुरे, हमें उनको क्योंकि हमारी बिरादरी में, पॉलिटिकल बिरादरी में, तो हमें उनका उस वक्त से इस सियासत में अखलाकियात के नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। लिहाजा ये चीज़ हम बिल्कुल करते हैं। हम कहते हैं, बिल्कुल हम कह रहे थे कि या असम्बलियाँ तोड़ें या अदम एतमाद का सामना करें। हमने बिल्कुल अदम एतमाद किया। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे अमरीकी साजिश है। आज तो वो अमरीकी साजिश है कि आज देखें कि इनके लीडरान, इनके जो पार्टी के लोग हैं,
एक दूसरे से बढ़ के जो है वो अमेरिकन एम्बेसडर को दावत देने को कह रहे मेरे घर आ जाओ, कोई कहता है मेरे घर आ जाओ। क्या इन्होंने किसी भी फंक्शन में या किसी भी मीटिंग में उनसे एहतजाज किया है कि आप लोगों ने हमारे साथ क्या किया? आज तक तो कोई ऐसी प्रेस रिलीज नहीं जिसमें उन्होंने कहा हो कि हमने एहतजाज किया कि हमारे साथ ये ज्यादती हुए हैं। ये तो फोटो सेशन और सेल्फियों से फारिग नहीं होते अमेरिकन एम्बेसडर के साथ। और आप देखें एक चीज, एक पॉइंट हमें नोट करना पड़ेगा और आप भी नोट करें कि जब डी चौक में धरना दिया गया था उसमें क्या टाइमिंग थी कि उस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे थे। आज 6 तारीख को ये कह रहे हैं कि आप लोग निकलें यकजहती करें सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ, क्योंकि इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर चाइना के पाकिस्तान आ रहे हैं और हमारी ट्रायलेटरल मीटिंग हो रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान आईने पाकिस्तान पे अमल तो होना है एक ना। मिनट, वो तो मैं आपने जो कहा है, मैं अच्छा कुछ नहीं करता, मैं उस पर रिस्पांस ले लूं चीमा साहब का कि क्यों उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया। नहीं, मेरी बात तो मुकम्मल नहीं हुई। मेरी बात नहीं मुकम्मल। चलें कर लीजिए, मेरी बात तो सुन लें, क्या नहीं सुनी? देखें ये क्यों ऐसे हो रहा है, आप किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? जब भी चाइनीज प्रेसिडेंट या चाइनीज डिग्निटरीज के विजिट होता है तो आप लोग क्या आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिसका ज्यादती हो रही है? तो आप क्या समझते हैं कि जो अब मतलब है कि जो हुकूमत है वो कहे कि आप क्या सर आपका पॉइंट आ गया है। असल में ना वक्त थोड़ा है जज के तो मैं खिलाफ आपकी जो एलिगेशंस हैं उस पर रिस्पांस ले लेते हैं ना जरा। क्या कहते हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब? ये दो आपने सुन लिए, वो कहते हैं कि ये बड़े क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर जो है ना आप बाहर निकलने की बात करते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी ना आ सके, ये कुंडी साहब कह रहे हैं। और दूसरा वो जो कह रहे हैं कि आप कहते थे कि फॉरेन साजिश है, तो अमेरिकन डिप्लोमेट एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें होती हैं, तो उनको आपने कभी बताया कि जनाब आपने हमारे खिलाफ ये किया था? ये कुंडी साहब की बातों को जरा जवाब दीजिए सर। जी डेफिनेटली हम हमेशा बताते हैं और हम अपनी बात पे बिल्कुल कायम हैं। बाकी ये है कि कोई साजिशी हो, कोई करप्ट हो, कोई यू कैन से कि आइन के साथ उस तरह ना हो, कोई ईमानदार ना हो, कोई उतना मुहब्बे वतन ना हो, किसी के रिलेशनशिप बाहर हों, लेकिन अगर वो सिस्टम का हिस्सा है, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, वो किसी अदारे में बैठा है, वो सियासत में बैठा है, पार्लियामेंट में बैठा है या अमेरिका में बैठा है, वो अगर सिस्टम का हिस्सा है तो आपको वर्किंग रिलेशनशिप उससे रखना है। दुनिया में जो गवर्नेंस का तरीका है या आपके हुकूमत करने का तरीका वो यही है कि आपने लोगों को या दुनिया को एंगेज करके रखना है। एंगेज करना बिल्कुल और बात है, और यू कैन से कि ये जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल और बात है। और मुझे नहीं समझ आती कि पीपल्स पार्टी एक तरफ मैच्योर कहती है, दूसरी तरफ बच्चा वो रखा है जिसको पाकिस्तान की ज़ुबान नहीं आती, तीसरी तरफ एक बात हमेशा किया करते थे ये यू कैन से जमहूरियत की, आइन की। आज का रज़ा रब्बानी और क्या नाम है शर्जील इनाम मेमन की बात सुने, या आप कह लें कि इसकी आगा सराज दुरानी और हुसैन शाह की सुन लें या कमर कायरा की सुन लें, तो समझ नहीं आती कि इसमें कमर कायरा कौन सा है और शर्जील मेमन कौन सा है। एक ही जैसी ज़ुबान हो गई। ये जमहूरियत और आइन की बात करना छोड़ दी और ये उसी तरह की सासी थ्योरियों पे बात कर रहे हैं जिस तरह की यू कैन से कह रहे थे तुर्रा इम्तियाज़ रहा है नून लीग का या कुछ अदारों के लोगों का, जिन्होंने एक मोर पकड़ी हुई है जो बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क कहा करते थे, भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क कहा करते थे, गद्दार कहा करते थे। तो ये उसी तरह की ये किसी अनपॉपुलर बंदे की, साजिशी आदमी की, किसी आइन और कानून को तोड़ने वाले बंदे की को आइन और कानून का या मुल्क का, जैसे कहते हैं मामा बनना, मुल्क का मामा बनने वालों की ख्वाहिश होती है कि वो अचानक ही पकड़ के तो हुब्बुल वतनी को अपने घर में ले जाएं, हुब्बुल वतनी को अपने घर में ले जाएं और दूसरों को गद्दार करार दे दें। अच्छा, आपका कहने का मकसद यही है ना कि मतलब वो नहीं चाह रहे इलेक्शन। मेरे पास एक्चुअली चीमा साहब बड़ी माजरत, टाइम कम है तो मैं क्लोजिंग रिमार्क्स जरा कुंडी साहब से ले लूं। लोगों के हकूक की अच्छी गवर्नेंस की बात नहीं करते, ये बात कर रहे हैं सासी थेरियों की। ठीक हो गया। मुझे अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ने भी अपनी जमहूरी रवैया जो है खराब किया है। ठीक कुंडी साहब, इलेक्शंस आपको होते नजर आ रहे हैं? अभी ये 14 मई वाले तो बिल्कुल नहीं हो रहे, आगे कब तक आपको नजर आ रहे हैं? जो टॉक्स की आप बात कर रहे हैं, मेच्योरिटी की आप बात कर रहे हैं और आप उसको एडवोकेट करते रहे हमेशा, उसमें से कुछ निकलेगा, निकलता नजर आता है? अभी अब थोड़ी देर पहले हमारा तो कंसेंसस था कि नहीं निकल रहा उसमें से कुछ। देखिए, मेरी पहले ये ख्वाहिश है कि बिल्कुल मुज़ाकरात हों और मुल्क बुरानों से निकले, और बिल्कुल हम चाहते हैं कि एक ही दिन इलेक्शन और पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, डेट कब होनी है क्या है ये तो मुज़ाकरात की ज़रूरत है, लेकिन मेरी ज़ाती ये राय है कि पीटीआई इसमें संजीदा इसलिए नहीं है कि आप उनके लोगों को तो देखें जिनको उन्होंने कमेटी में रखा है। मतलब संजीदा लोग तो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, गैर संजीदा लोग उन्होंने भेज। अच्छा सर, जो असेंबली के फ्लोर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा जो बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी उसके साथ अग्रीड है और वो भी चाहते हैं कि यूं जजेस को बुलाएं। देखें, जब तौहीन अदालत में सियासतदान बुलाए जाते हैं तो क्या हमारी पार्लियामेंट का प्रिविलेज कमेटी नहीं है? पार्लियामेंट का काम है, सियासतदानों का काम है सियासत करना, सुप्रीम कोर्ट और अदालत का काम है कि अदल और इंसाफ देना।
हम कानून साजी करेंगे, उनका काम है अदल और इंसाफ देना। ठीक। आपका काम है मीडिया की से बातें करना, शबिश काम है, फौज का काम है मीनिंग देयर बाय कि आप ये एक कंबाइंड स्ट्रेटजी है, पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। अपना फीडबैक दीजिएगा।